हेलो स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो अभी आज कंटिन्यू करने वाले हैं। 2.15 टू 2.18 हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज के इस लेक्चर में 2.19 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2.19 से स्टार्ट करने वाला हूँ। 2.19 में हमारे पास है अ सॉल्यूशन containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। इसका मतलब कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दिया गया है जिसको मैं W2 से रिप्रेजेंट करूँगा और वो है हमारा 30 ग्राम। 30 ग्राम। उसके बाद बोला है कि 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। मतलब कि W1 क्या है हमारे पास 90 ग्राम। ठीक है। और W1 मतलब कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, तो हमारा H2O वाटर। ठीक है। तब इस वक्त मतलब कि हमारे पास बीकर में 30 ग्राम W1 है, 30 ग्राम W2 है, 90 ग्राम W1 है। तब हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर कितना है, तो वो है हमारे पास 2.8 किलो पास्कल। मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे P1 से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, वो है हमारे पास 2.8 किलो पास्कल। 2.8 किलो पास्कल। ठीक है। ओके। बाद में क्या बोला है, फर्दर 80 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम 298 केल्विन। 298 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने 30 ग्राम वाटर ले लिया। कितना, 90 ग्राम आपने वाटर ले लिया और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ले लिया है 30 ग्राम। ठीक है। ये है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या बोला है कि अब जो ये सॉल्यूशन बना था उसमें मैं 80 ग्राम वाटर और ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल तो था ही, उसके बाद 90 ग्राम H2O भी था। ठीक है। 90 ग्राम H2O भी था, उसमें फर्दर 18 ग्राम H2O में ऐड करूँगा। 80 ग्राम H2O को मैंने ऐड कर दिया और हमारे पास 108 ग्राम यहाँ पे क्या आ गया इस बार केस नंबर 2 में। W1, ये यहाँ पे क्या है हमारा W2। केस नंबर 2 में हमारे पास जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो कितना था, तो 2.9 किलो पास्कल हो गया। 2.9 किलो पास्कल हमारा आ गया। ठीक है। तो ढूंढने के लिए क्या बोला है हमको, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि हमें M2 कैलकुलेट करना है। सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हमें ढूंढना है। तो मतलब कि P01 हमें ढूंढना है। P01 हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है। ओके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, यहाँ पे M1, ये P01 माइनस P1 और ये यहाँ पे P01। ठीक है। ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कि अगर इस इक्वेशन में, ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इस इक्वेशन में मेरे पास W2 है, M2 मुझे ढूंढना है, W1 भी है, M1 हमें मिल जाएगा। ठीक है। P1 हमें दिया हुआ है दोनों ही केसेस में, P01 हमें ढूंढना है। तो अगर इस इक्वेशन का मैं यूज करता हूं तो होने वाला क्या है कि
M2 भी हमें ढूंढना है एंड P01 भी हमें ढूंढना है। तो दो ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जो हमें ढूंढनी है इसी इक्वेशन में। तो थोड़ा बहुत हमारे लिए ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी वजह से एक और इक्वेशन हम ले सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, P1 है, ठीक है, P1 होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P01 x1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P01 x1 मैं लिख सकता हूं। मुझे यहाँ पे P01 ढूंढना है। P01 को क्या करना है, मुझे यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ, ठीक है, और x1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, W1 W2 उन सब से मुझे N1 N2 की वैल्यू ढूंढ लूंगा तो x1 मुझे मिल जाएगा। P1 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। केस नंबर 1 और केस नंबर दोनों में ही हमारे पास W1 मतलब कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है, तो हमारा H2O, वो क्या है, तो H2O। तो उस केस में H2 अगर हमारे पास सॉल्वेंट है तो P01 मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर जो होगा दोनों ही केसेस में सेम होने वाला है। दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है, तो सेम होने वाला है, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, ये हमारा इक्वेशन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 के लिए। तो इसके लिए पहले तो हमारे पास चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 मुझे ढूंढना है तो वो क्या हो जाएगा केस नंबर 1 के लिए, W1 डिवाइडेड बाई M1 एंड N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2, ठीक है। तो W1 कितना है हमारे पास, 90 ग्राम। W1 हमारे पास कितना है, तो 90 ग्राम। कितना है हमारे पास, 90 ग्राम। और हमारा M1 जो होगा पानी के लिए M1 की वैल्यू होती है 18। वाटर के लिए हमारे पास जो वाटर है, वाटर के लिए मोलर मास कितना होता है, 18। यहाँ पे मैंने ले लिया 18, ठीक है। यहाँ पे N2 का केस में अगर डिस्कस करूँ तो W2 है 30 ग्राम, M2 हमें ढूंढना है, ठीक है। चलो ये इक्वेशन मिल गया हमें। ये आप इसका डिवाइडेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 मोल, 5 मोल आपकी वैल्यू आ जाती है केस नंबर 1 के लिए। तो अभी केस नंबर 1 के लिए मुझे बोला जाता है कि आपको x1 लिखना है। तो क्या लिखूंगा, N1 की वैल्यू मतलब 5 डिवाइडेड बाय N1 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय M2। इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखूँ तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ले लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5M2 प्लस 30 और डिवाइडेड में M2 आता है जिसको मैं ऊपर लेने वाला हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5M2 प्लस 30 में से 5 कॉमन निकालूंगा और इससे मैं क्या करने वाला हूँ, कैंसिल आउट कर देने वाला हूँ कुछ इस तरीके से कि M2 यहाँ पे 5 M2 प्लस 6 तो ये 5 और ये 5 चला गया और हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है इतनी। ये क्या आ गई हमारे पास, x1 की वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ गई, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू, इस x1 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखने वाला हूँ। तो P1 इज इक्वल टू P01, x1 क्या आ जाएगा, M2 डिवाइडेड बाई M2 प्लस 6। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब केस नंबर 2 में सभी चीजें सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आने वाला है वो W1 में आने वाला है। केस नंबर 2 के लिए W1 हमारे पास 108 है। कितना है, तो 108, कितना 108। तो x1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। केस नंबर 2 के लिए N1 यहाँ पे हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 18। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 6 मोल आपका आंसर आएगा। यहाँ पे N2 जो है वो सेम होने वाला है, 30 डिवाइडेड बाय M2 ही आएगा। तो x1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो 6 प्लस 30 इंटू M2, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले गया तो यहाँ पे 6
6m2 प्लस 30, ये m2 को उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 6m2 प्लस 30 डिवाइडेड में m2 आने वाला है, और उस m2 को ये m2 जो है उसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपने 6m2 आपने सिक्स कॉमन ले लिया है, तो m2 प्लस 5 ये यहाँ पे चला गया, और ये जो वैल्यू आई है आपकी वो है x1 की वैल्यू केस नंबर 2 के लिए। तो केस नंबर 2 के लिए अभी आप इक्वेशन में आपको दूँ तो P01 x1 की वैल्यू क्या रखने वाले हो आप, m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 5। ठीक है, ये आपके आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे m2 और P01 दोनों ही ढूंढना है। m2 एंड P01 ये दोनों ही मुझे क्या करना है तो ढूंढना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक कैसे भी तरीके से दोनों में से कोई एक हमारे लिए इक्वेशन में बचे, ऐसा मैं ट्राई करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का मैं क्या करने वाला हूँ, डिवीजन करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ तो यहाँ पे डिवीजन करूँगा। डिवीजन करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये P1 नॉट और यहाँ पे ये P1 नॉट से मैं रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ इसको मैं P1 से और इसको P1 नॉट से, और यहाँ पे x1 को x1 नॉट से। ठीक है, चलो अब P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P01 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 नॉट इंटू ये वैल्यू मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस 5। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है P1 डिवाइडेड बाई P1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू 5। अब यहाँ पे आ जाएगा m2 इंटू 6 आपके लिए आ जाएगा। P1 आपके लिए दिया होता है 2.8 किलो पास्कल, तो यहाँ पे 2.8 किलो पास्कल डिवाइडेड बाई P1 डैश यहाँ पे है आपके पास 2.9 किलो पास्कल। ठीक है, m2 प्लस 5 एंड m2 प्लस यहाँ पे 6, ये कैंसिल हो गया। और अगर आप 2.8 डिवाइडेड बाय 2.9 करते हो, आपका आंसर आता है 0.965 m2 प्लस 5 m2 प्लस 6। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0.95 m2 प्लस 6 इंटू 0.965 इज इक्वल टू m2 प्लस 5। ठीक है, अब क्या करने वाले हो आप, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 0.965 इंटू 0.965 इंटू 6 करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 5.79 m2 प्लस 5 0.965 m2, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे और ये यहाँ पे लेके चले जाओगे, तो क्या आने वाला है 5.79 माइनस 5 इज इक्वल टू m2 माइनस 0.965 m2। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.79, m2 को कॉमन निकालोगे और जो भी वैल्यू है उसको 1 माइनस 0.965 आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 0.035। ठीक है, और यहाँ से आपकी n2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या करोगे आप 0.79 डिवाइडेड बाय 0.035, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो 22.57 आती है। कितनी, 22.57। m2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 22.57
क्या है आपका M2 की वैल्यू आ जानी है। कितनी है ये यहाँ पे 22.57 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, ये आपकी M2 की वैल्यू आ गई। M2 की वैल्यू, यहाँ पे M2 की वैल्यू आने के बाद क्या करोगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप M2 की वैल्यू रख दो तो आपको यहाँ पे P01 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, M2 की वैल्यू यहाँ पे जो मिली है उसको मैं इस इक्वेशन में रखने वाला हूँ, इस इक्वेशन को मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 डैश इज इक्वल टू P01 इंटू M2 की वैल्यू कितनी आई, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 23 ले लूँगा, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 23 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाय 23.5। ठीक है, ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2.9, तो 2.9 इज इक्वल टू P01, ठीक है, इंटू 23/28। ठीक है, तो इसका आप अगर कैलकुलेशन करोगे मतलब कि 2.9, ठीक है, 2.9 इसको 28 से मल्टीप्लिकेशन करते हो और डिवाइड करोगे 23 से, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 353 किलो पास्कल। मतलब कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर है वो कितना आया, 3.353 किलो पास्कल, 353 किलो पास्कल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, देखते हैं 2.20 में क्या है हमारे पास, 2.20। ओके, चलो 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of a 5% glucose in water. If the freezing point of a pure water is 273.15 Kelvin. ये है आपकी क्या, तो ये आपकी है वैल्यू, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो। ठीक है, चलो 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। यहाँ पे केन शुगर मतलब है हमारे पास, केन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज। क्या होता है, तो सुक्रोज। केन शुगर का मतलब क्या है, सुक्रोज। ठीक है, वो कितने परसेंटेज है, 5%। ठीक है, बाई मास मतलब कि W/W, और इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम सुक्रोज 95 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर और डिजोल्व होके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे W1, ये यहाँ पे W2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला कि केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि ये 5% जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271, मतलब कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, 5% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है हमें। क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन, उसको मैं TF से रिप्रेजेंट करूंगा, और क्या दिया है वो 271 केल्विन, 271 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन वाटर। हमें क्या करना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज 5%, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, उसका TF हमें ये हमें ढूंढना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें ढूंढना है। बराबर, क्लियर है यहाँ पे। ओके, हमें बोला गया है कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15, मतलब कि T0F कितना है, 273.15 केल्विन, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, प्योर वाटर का
फ्रीजिंग पॉइंट को हम T0F से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है 273.15 केल्विन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, TF का हमें दे दिया गया है, तो हम यहाँ से डेल्टा TF निकाल सकते हैं। डेल्टा TF के लिए हमें क्या करना होगा, T0F माइनस TF। देखो पूरा न्यूमेरिकल करेंगे कैसे, ये यहाँ पे जो इतना डेटा मिला है हमें यहाँ तक का, उससे हमें क्या मिलने वाला है, KF मिलेगा, और उसी KF को यूज करते हुए हम यहाँ से TF निकालने वाला है। कैसे, तो देख लिया, T0F कितना है 273.15 माइनस 271। अगर आप इसका माइनस में करते हो तो आपका 271 मतलब 2.15 केल्विन आपका आंसर आएगा। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास इक्वेशन, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m मतलब कि मोलालिटी, और क्या हो जाएगा KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 इन kg। ठीक है, चलो KF हमें ढूंढना होगा यहाँ से। डेल्टा TF हमें यहाँ पे मिल गया 2.15, W2 5 ग्राम। सुक्रोज के लिए M2 की वैल्यू आपको ढूंढना आनी चाहिए। सुक्रोज के लिए अगर आपको M2 ढूंढने के लिए मैं बोलूँ, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, इसके लिए आप अगर मोलर मास गिनने वाले हो तो 342 आने वाला है। 342 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल आपका आ जाएगा। ये आपको गिनना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 342। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 342 इंटू यहाँ पे जो ये मुझे लेना है W1, वो किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है, और यहाँ पे दिया है ग्राम में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे KF अगर ढूंढना है तो क्या करूंगा, 2.15 इंटू 342 इंटू 0.095 डिवाइडेड बाई 5 में अगर करता हूं तो देखो क्या होगा, आंसर क्या आने वाला है, 2.15 इंटू 342 इंटू 0.095। ठीक है, 0.095 ये आ गया, और उसको 5 से डिवाइड कर दो, उसको 5 से डिवाइड कर देता हूं तो 13.97। तो KF की वैल्यू जो आई है वो 13.97 केल्विन किलोग्राम डिवाइडेड बाय मोल। ये आपकी वैल्यू आ गई KF की। यहाँ से KF की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, KF की वैल्यू मिल गई तो इसके लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M वाला इक्वेशन में रखूंगा। डेल्टा TF की वैल्यू ढूंढने वाला हूं, और उसके बाद इस इक्वेशन का यूज करके 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए TF में ढूंढ लूंगा। कैसे, तो डेल्टा TF इज इक्वल, KF हमें पता है 13.97, ये कितना होगा W2 बाई M2 इंटू W1 kg। यहाँ पे 5% ग्लूकोज है, मतलब क्या हो गया इसका 5 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर और 100 ग्राम सोल्यूशन। ये W2, यहाँ पे ये W1। ठीक है, 13.97 इंटू 5। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके लिए M2 की वैल्यू आपको गिननी आनी चाहिए 180। कितनी होती है, 180। W1 कितना लेना है, यहाँ पे 95 ग्राम है, किलोग्राम में लेना है तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो 0.095। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन अगर करते हो आपके पास ये वैल्यू आ गई, कौन सी 13.97। इंटू आपको क्या करना है, इंटू आपको करना है 5। ठीक है, इंटू आपने 5 किया, उसके बाद डिवाइड करो 180 से। 180 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको 0.095 से डिवाइड करो तो 4.085 आपका आंसर आएगा। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 4.085। ठीक है, ये आ गई आपकी डेल्टा TF की वैल्यू। और डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, T0F माइनस TF इज इक्वल टू 4.085।
ठीक है। तो TCO की वैल्यू कितनी होती है 273.15, ये हमें दी होती है। ठीक है, कहाँ पे है तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ले ली, इसको मैंने यहाँ पे ले गया तो 4.085 इज इक्वल टू TF, ये आपका आ गया यहाँ पे। इसका आप क्या करोगे, माइनस करते हो। ठीक है, क्या करोगे, ये इस वैल्यू को आपको 273.15 में से क्या करना है, माइनस करना है। मतलब कि 273.15 माइनस 4.085, ठीक है, आपका आंसर आता है 269.065, ये आपका आ गया केल्विन में TF की वैल्यू, ठीक है। क्या किया आपने, पहले हमारे पास ये जो पोर्शन दिया था उससे हमने KF ढूंढ लिया। KF ढूंढने के बाद यहाँ से हमने डेल्टा TF ढूंढा, और डेल्टा TF ढूंढने के बाद यहाँ से ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे TF हमने ढूंढ लिया। तो ये कौन सा था हमारा 2.20। अब हम बात करने वाले हैं 2.21। ठीक है, अब क्या है तो 2.21 में हमारे पास क्या है, टू एलिमेंट A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4. Okay. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 किलोग्राम। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी मतलब कि हमें यहाँ पे जो AB4 एक मॉलिक्यूल दिया गया है और AB2 एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें एटम ए एंड एटम बी के लिए हमें ढूंढना है उसका एटॉमिक मास। क्या ढूंढना है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास हमें ढूंढना है। हमें कौन कौन सी वैल्यू दे दी गई है, तो हमें दे दिया गया है कि AB4 इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मैं मान लेता हूँ 2। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है 1 और इसको मैंने मान लिया 2। तो इसका जो मास होगा 20 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 1 ग्राम ऑफ AB2। मतलब कि इसको हमने बेंजीन में डिजोल्व किया है। बेंजीन हमारा होगा जाएगा सॉल्वेंट, मतलब कि W1 बेंजीन हो गया W1, वो कितना हो गया हमारा 20 ग्राम। ठीक है, इसको मैं अभी जाने दो, ये 1 और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपके लिए। AB2 के लिए W1 20 ग्राम है और W2 जो है वो 1 ग्राम है। ठीक है, क्या बोला है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, डिजोल्व किस में हुआ है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम ऑफ AB4। उसकी वजह से लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2.3। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर मतलब कितना कम हुआ वो दिया है, मतलब कि डेल्टा TF दे दिया है। कितना हुआ है डेल्टा TF की वैल्यू 2.3 केल्विन। 2.3 केल्विन हमें यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला, वेयर हैज 1 ग्राम ऑफ AB4, मतलब कि यहाँ पे W2, इसके लिए W2 1 ग्राम। ठीक है, वेयर लोअर्स मतलब कि लोवर्स इट बाय 1.3 केल्विन, मतलब कि इसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू 1.3 केल्विन हो गई। मतलब क्या बोला कि आपके पास एक बीकर है जिसमें 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, उसमें आपने 1 ग्राम AB2 डाला तो डेल्टा TF की वैल्यू इतनी कम हुई। और उसी बीकर में मतलब कि जिसमें 20 ग्राम ऑफ बीकर था, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन था, उसमें आपने W2 1 ग्राम डाला, मतलब कि AB4 1 ग्राम डाल दिया, तो डेल्टा TF की वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, इतनी होने के बाद आपको दिया है यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मतलब KF दे दिया। KF की वैल्यू कितनी 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, KF यहाँ पे आपको दे दिया। आपको ढूंढना है A एंड B का एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सॉल्वेंट है वो है आपका बेंजीन। सॉल्वेंट जो है वो आपका है बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, तो ढूंढना है हमारे पास A एंड B का एटॉमिक मास हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है,
डेल्टा टी एफ की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ मैं किसके लिए, ए बी टू के लिए रखने वाला हूँ, ए बी टू के लिए, फॉर ए बी टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, ठीक है। तो के एफ इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू W1 किलोग्राम, W1 किलोग्राम, ओके। डेल्टा टी एफ हमने कितना लिया है इसके लिए, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2.3, ठीक है। तो 2.3 इज इक्वल टू के एफ 5.1, के एफ 5.1, ये W2 कितना है इसके लिए, तो 1 ग्राम। M2 ए बी टू के लिए अगर मुझे M2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, M2 इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ से M2 ढूंढने वाला हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ से AB4 के लिए M2 में ढूंढूंगा इसी इक्वेशन की हेल्प से। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, के एफ को मैं लिखने वाला हूँ W2 बाई M2 इंटू W1 किलोग्राम, W1 किलोग्राम। डेल्टा टी एफ यहाँ पे 1.3 है, ये 5.1, W1 यहाँ पे 1 ग्राम है, ठीक है। और M2, तो इसके लिए M2 क्या हो जाएगा, A प्लस 4B, A प्लस 4B हो जाएगा। W1 क्या होने वाला है, W1 हो जाने वाला है यहाँ पे, W1 आपके लिए 20 ग्राम है। 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 0.02 से मैं लिखने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 0.02 यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्लियर है। 20 डिवाइडेड बाई 100 में करता हूँ तो 0.02 आ जाता है, उसी को मैं यहाँ पे भी रखूँगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो M2 की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, तो हम देखते हैं क्या आने वाली है M2 की वैल्यू। 2.3 को मैं क्या करूँगा, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा और 2.3 नीचे आ जाएगा, तो 5.1 डिवाइडेड बाई 2.3 डिवाइडेड बाई 2.3 और उसको डिवाइड करूँगा 0.02 से, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 110.86, 110.86। किसके लिए ये वैल्यू आ गई है, तो AB2 के लिए। तो मैं M2 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.86, ये किसके लिए है, तो AB2 के लिए। उसी तरीके से इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा कि M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.1 डिवाइडेड बाई 1.3 और 0.02, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 196.15 इज इक्वल टू 196.15 आपकी वैल्यू जो है वो आ गई। तो M2 ये किसके लिए है, AB4 के लिए, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये जो वैल्यू आ गई इस वैल्यू को, इस वैल्यू में से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, M2 AB4 माइनस M2 AB2, मैं अगर इसका माइनस करता हूँ तो मेरा वैल्यू जो आना चाहिए वो इस वैल्यू में से मैं 196.15 में से 110.86 में क्या करूँगा, माइनस करने वाला हूँ। 110.86 में अगर माइनस करता हूँ तो 85.29 आपका आंसर आता है, ठीक है। इसके बदले में ये लिख सकता हूँ M2 AB4 के लिए A प्लस 4B और M2 AB2 के लिए A प्लस 2B में लिख सकता हूँ 85.29, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, A प्लस 4B माइनस A माइनस 2B इज इक्वल टू 85.29, ठीक है। यहाँ से ये 2B ये और ये कैंसिल हो गया तो 2B इज इक्वल टू 85.29, तो ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास 85.29, उसको डिवाइड करूँगा 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर 42.64, तो B के लिए वैल्यू आ जाती है 42.64। B की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। इस B की वैल्यू को मान लो कि इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, A प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.86, ठीक है। उसके बाद A इज इक्वल टू 110.86 माइनस 2 इंटू 42.64, तो
तो ये जो वैल्यू आ गई उसको मैं क्या करूँगा, इंटू 2 करूँगा तो वापस वही वैल्यू आ गई, और उसको मैं माइनस करूँगा 110.86 में से, तो यहाँ पे 25 ए इज इक्वल टू 25.56। तो ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, ए और बी के लिए हमारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। बी हमारा 42.64 एंड ए है हमारा 25.56। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 2.22 के लिए 2.22 के लिए 2.22 ठीक है, 2.22 के लिए हमें वैल्यू क्या दी गई है, एट 30 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर in its solution has osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of a solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be the concentration? ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की गई है, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास होना चाहिए इक्वेशन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको ढूंढना है कंसंट्रेशन। आपको ढूंढना क्या है, तो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे ढूंढना है। टेम्परेचर जो है आपका वो क्या है, सेम टेम्परेचर, मतलब कि जब हमारे पास 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है पर लीटर, 1 लीटर में 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो 4.98 बार था। कब, जब टेम्परेचर था 30 केल्विन। પછી उसके बाद हमें क्या बोला, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1.52 बार। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर मतलब कि T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे ही हमें क्या ढूंढना है, कंसंट्रेशन। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दे दी गई है, 1.52 बार है, टेम्परेचर 300 है, आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब हम पाई मतलब कि हम प्रेशर की बात करते हैं तब आई की वैल्यू हमें 0.083 एटम पर केल्विन इंटू मोल ये लेना होता है। ठीक है, केल्विन इंटू मोल हमें ये वैल्यू हमें लेनी होती है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू, टी की वैल्यू, आई की वैल्यू है, तो सीधे हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई आर टी। पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 1.52, आई की वैल्यू है 0.083, टेम्परेचर है 300 केल्विन, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो 1.52 इंटू डिवाइडेशन 0.083 ठीक है, डिवाइड बाय 300 गलत हो गया, चलो फिर से करते हैं। 1.52 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइड बाय 0.083। ठीक है, तो आपका आंसर 0.06 कुछ आ रहा है यहाँ पे, 0.061 मोल बाय लीटर आपका ये यहाँ पे आएगा आंसर। कंसंट्रेशन है यहाँ पे, कंसंट्रेशन का मतलब है मोलालिटी है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता हो ये क्या है, मोलालिटी है, ये यहाँ पे क्या है, तो मोलालिटी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर 2.22 का, 2.22 का। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल्स में पता चल रहा है। अगर कुछ नहीं पता चल रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।